Okay, so now pay attention. Next topic from the EMW chapter, that is electromagnetic waves, is Maxwell's equation. Now what are these Maxwell's equation? There is nothing more to derive into it. इसमें कुछ ज़्यादा derive करने की जरूरत नहीं है अब. Just want to know what were the Maxwell's equation and why it was used. Maxwell stated that जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज, उनके द्वारा दिखाए गए फिनोमिनन्स, ये सब हम लोग ओनली 4 सेट ऑफ इक्वेशंस की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं. मींस एवरी प्रॉपर्टी शोन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय these 4 equations. These were not derived by Maxwell, but Maxwell stated that these 4 equations can explain all electromagnetic properties. वो 1 by 1 सिर्फ नाम लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखते जाना है. ठीक है, कौन से 4 इक्वेशन? ये चारों इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं अभी इसके पहले प्रीवियस चैप्टर्स में, तो बस नाम रखना है. इन चारों इक्वेशंस को मिलकर के हम क्या बोलते हैं? मैक्सवेल्स इक्वेशन बोलते हैं. व्हाट वर दोस्त? पहला गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. गॉस लॉ ऑफ, कहां से गॉस लॉ उठाया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रो. ठीक है, तो हां हम लोग कहां पर थे? ईएमडब्ल्यू चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक मैक्सवेल्स इक्वेशन देख रहे थे. मैक्सवेल्स इक्वेशन वो 4 इक्वेशंस है जिसको मैक्सवेल ने मिला करके ये बोला कि these 4 equations, by the help of these 4 equations we can explain each and every property or phenomenon which the electromagnetic waves show. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMW वेव जो जो प्रॉपर्टी शो करती है उनके सभी को एक्सप्लेन करने के लिए ये 4 इक्वेशंस काफी है. तो पहला इक्वेशन कौन सा था? गॉस लॉ. कहां से उठाया? इलेक्ट्रोस्टैटिक से. गॉस लॉ क्या बोलता था? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl is equal to q by epsilon naught. याद आ गया? ओके, that is the total flux associated with an area, total area, a closed surface area, Gaussian surface, is equal to charge times 1 upon epsilon naught, q by epsilon naught. ये बोलता. नेक्स्ट आता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. ये कोई वो नहीं है, देखो एम्पियर सर्कुलर लॉ के हिसाब से था, है ना. गॉस लॉ इसके अंदर ऑफ मैग्नेटिज्म, ये समझने का बात है. कैसे? He states that the total, we can say the magnetic flux associated with a closed area, वहां पर अगर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज एरिया हमेशा 0 होता है. तो क्या बोलता है? इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल्स टू 0. ये होता है गॉस लॉ किसका? मैग्नेटिज्म के लिए. ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है. ओके, दैट इज E डॉट ds इज इक्वल्स टू 0. टोटल सॉरी नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज्ड एरिया. ठीक है, जहां पर कोई चार्ज नहीं है वो कितना हो जाएगा? चार्ज है नहीं तो कितना हो जाएगा? 0. ओके, यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइकवाइज आल्सो. इसके बाद आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये हम पढ़े हैं. फैराडेज लॉ ऑफ EMI क्या बोलता था? The net electric flux EMF induced in a circuit is directly proportional to rate of change of electric flux d phi E by dt. ठीक है, तो उसका इक्वेशन कितना आ रहा था? इंटीग्रल E डॉट dl इसके लिए मतलब सरफेस इंटीग्रल, कंप्लीट एरिया इंटीग्रल इज इक्वल टू कितना होता था? दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ d phi E by dt. माइनस क्या शो करता है कि जो फ्लक्स इसके अंदर इंड्यूस होता था वो अपोजेस द कॉज, मतलब जिस करंट से हो रहा है उसको अपोज करता था, इसीलिए माइनस आता था, माइनस d phi E by dt. ठीक है, और लास्ट आता है मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ. मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ, इसको हम पढ़े ना. एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बोलता था भाई? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल्स टू क्या होता था? म्यू नॉट टाइम्स I. तो वहां पर इसने इंट्रोडक्शन क्या किया? इसका किया I की जगह पर IC प्लस ID बोला. ठीक है, जहां पर क्या होता है? IC कंडक्शन करंट होता है और D क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट. जहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट की इक्वेशन को हमने प्रूव किया था म्यू नॉट टाइम्स कितना हो जाएगा? IC, तो IC ही रहेगा और ID की जगह पर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स
डी फाई ई बाई dt ये होता था क्या, आईडी की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई dt. So with the help of these four equations, all properties associated with EMW can be studied. That's what, and these collectively, these four collectively are called as Maxwell's equation. Okay. Pay attention. What is electromagnetic wave, ये हमको समझना है. देखो इसको नाम को तोड़ के समझ जाओगे, डायग्राम को देखोगे अपने आप डेफिनेशन बना लोगे. Basically, electro and magnetic wave means a wave which is comprising electrical and magnetic parts both. ठीक है. So this is what is the basic definition for electromagnetic waves. A wave which is having equivalent electrical as well as magnetic field vectors which are vibrating at 90 degrees to each other, that is a phase difference of 90 degrees between them, is called an electromagnetic wave. A wave which is formed by electrical as well as magnetic vectors, oscillating vectors. Oscillating मतलब देखो, see if you look at this graph, there is a black portion over there which is vibrating in this board plane, the plane of the board, okay, and you see a blue line vectors which is vibrating perpendicular to the board, okay, perpendicular to the plane of board, which is shown by blue lines. Now what is this B? That blue lines represent the magnetic field vectors which are vibrating perpendicular to the plane of the board, and that is represented by black lines is electrical field vectors, okay, field vectors. ये vectors का मतलब क्या है, देखो, if something is, some value is changing, okay, increasing, so it will be represented with the magnitude as well as direction by the help of vectors only. तो इसके नीचे हम लोग जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग, अगर हम लोग वेक्टर्स प्लॉट करते हैं तो ये इंक्रीजिंग वेक्टर्स पीक वैल्यू दिखा रहा है, फिर उसके बाद काम हो रहा है, डायरेक्शन भी दिखा रहा है साथ ही साथ, फिर उसका डायरेक्शन कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है. सो द डायरेक्शन इज आल्सो इंक्रीजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, गेनिंग द पीक वैल्यू एंड अगेन कमिंग बैक टू जीरो एंड द सेम. तो बेसिकली समझना है यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंप्राइजेस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक field vectors oscillating perpendicular to each other. If one is oscillating like this, other will be oscillating perpendicular to it. ठीक है. So by that concept, you write down the definition for electromagnetic waves. Write down. A EM wave is a EM wave is a wave radiated by an. अच्छा, what is capable of producing EM wave? That also is given in the definition of it. मैंने बताया था आपको कौन प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बताया था ओनली एंड ओनली ए एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, नोबडी एल्स कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. हमको प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे करके टॉपिक है जिसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट. वहां पर हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लैब में प्रोड्यूस भी बाय द हेल्प ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल किया था. He took an electron and accelerated it between the potential differences and then EM waves were produced of the same frequency. जितना फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन था उतना फ्रीक्वेंसी का ईएम वेव प्रोड्यूस किया. तो इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट करता है तो क्या छोड़ता है, ईएम वेव्स. जितना जोर से एक्सेलरेट करेगा डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इट विल एलिमिनेट सॉरी वी कैन से एमिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए वेव रेडिएटेड बाय an accelerated charged particle and which propagates through space as a coupled electric and magnetic field oscillating perpendicular to each other, OSCI, LLATING, oscillating perpendicular to each other and to the direction of propagation of wave See, if the wave is propagating in this direction, suppose in x direction, so the electrical field vector is vibrating along xy plane, the magnetic field vector is vibrating along xz plane. This was the statement for electromagnetic waves.
which we need to remember. Now there are two important formulas which we need to remember. According to this, यहाँ पर एक समझ आएगा कि दोनों आपस में रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में रिलेटेड है। तो कैसे रिलेटेड है, स्टेटमेंट याद रखना, उसको डेरिवेशन नहीं है उसका, ठीक है। सो जस्ट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, हाउ आर दीज टू रिलेटेड। तो ये रिलेशन है, वहां पर देख लो, E नॉट बाई B नॉट इक्वल्स C, ये रिलेशन याद रखना। E नॉट इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम, एंड B इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वैक्यूम। द रेशियो ऑफ ईच इज इक्वल्स टू व्हाट, C। व्हाट इज C? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। There is also a relation between magnetic permeability, mu नॉट। देखो E और B अगर रिलेटेड है तो दोनों में कांस्टेंट आता है मीडियम के ऊपर डिपेंड वाला। इलेक्ट्रिकल फील्ड में एप्सिलॉन नॉट आता था और इसमें क्या आता था, म्यू नॉट, ठीक है। दोनों की वैल्यूज अलग अलग है। तो म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट के बीच का रिलेशन है। ये रिलेशन हमको ना मास एनर्जी इक्विवेलेंस में कन्वर्सन बताता है, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एक और रिलेशन याद रखना। इस रिलेशन को यूज करके ही मैक्सवेल ने और बाद में जो बोलते हैं आइंस्टीन ने, बेसिकली पहले आइंस्टीन ने बताया था कि मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मास। बेसिकली वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा होता था। एक वीडियो है, आपको शेयर करूंगा, बहुत सिंपल सा, एक कहीं तो मैंने देखा था कि हाउ, मतलब हम बोलते हैं ना E इक्वल टू mc स्क्वायर करके, तो हाउ दैट वेलोसिटी इज रिलेटेड टू मास। मतलब उतनी वेलोसिटी पर चलने के बाद और एनर्जी इंक्रीज नहीं हो सकती किसी भी पार्टिकल की। स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा हमको पता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उससे ज्यादा स्पीड पर जब हम उसको चलाने की कोशिश करेंगे तब उसकी काइनेटिक एनर्जी और नहीं बढ़ सकती ड्यू टू सम वेरिएबल्स। नहीं बढ़ने के कारण अब वो एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है, मास में, और वो किस पे स्टोर हो जाती है, चार्ज में, ठीक है। तो वो एक वीडियो है, आई विल शेयर इट टू यू पीपल। नाउ पे अटेंशन, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज वाज द वन हु produced as well as detected electromagnetic waves, and he proved that these electromagnetic waves are produced by accelerated charged particles. Now this is its experimental setup, जिसके अंदर ये प्लेट्स से यहां तक लेकर के भाग कहलाता है ट्रांसमीटर। क्या कहलाता है, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का मतलब वो डिवाइस जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये वाला जो छोटा सा पार्ट है इसको बोलते हैं डिटेक्टर। अब क्या क्या होता है देखते हैं, ठीक है। डिटेक्टर मतलब जो पता हम देख तो सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम में होगा तो स्पार्क्स दिखाई देंगे, बट नहीं होगा तो वो तो दिखेगा नहीं, तो उसके लिए डिटेक्टर बनाया। क्या किया, सबसे पहले we took two plates, thick metallic plates, sheets, और उससे क्या किया, दो मेटालिक वायर रॉड्स ऐसे निकाला, ठीक है, यहाँ से भी और ऊपर से, और उन दोनों के एंड्स पर एक मेटालिक स्फीयर लगा दिया 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले छोटे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, these two metallic plates behaved as a capacitor। किसकी तरह बिहेव किया, कैपेसिटर की तरह, चार्ज स्टोर करने के लिए। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज तो स्टोर करता है, बट उसके बीच का जो रीजन होता है वहां पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, तभी वहां पर क्या होता है, चार्ज एक्सेलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट में हम लोग देख चुके हैं। अब क्या किया, उसकी कैपेसिटेंस की फील्ड को कंसंट्रेट करने के लिए उसमें से ये रॉड निकाला और रॉड के एंड्स पर दो स्फीयर, मेटालिक स्फीयर लगा दिया। इससे क्या होगा, जितना भी चार्ज इसके अंदर स्टोर्ड होगा और इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज स्टोर्ड होगा, इन दोनों स्फीयर्स को S1 S2 नाम दिया, और उन स्फीयर्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वेरी हाई हो जाएगा। वेरी हाई हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हाई हो जाएगी और वो कंसंट्रेटेड हो जाएगी, वो इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, इस छोटे से एरिया के पास कंसंट्रेट हो जाएगी, ठीक है। टू प्रोड्यूस ए वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीस टू स्फीयर्स वी डिड सो। अब क्या किया, इसको प्रोवाइड किया एक अल्टरनेटिंग हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट से सप्लाई किया, ठीक है। इसको इंडक्शन कॉइल बोलते हैं। इंडक्शन कॉइल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट एसी, हाई वोल्टेज एसी। उनको क्या किया, इन दोनों पे सप्लाई कर दिया। अब क्या होगा देखो, हाफ साइकिल ऑफ एसी में क्या होगा, ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, उसी टाइम पर नीचे वाला प्लेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, नीचे की तरफ, ठीक।
इसके बाद उसके हाफ अदर साइकिल में क्या होगा, नीचे से पॉजिटिव उधर की तरफ नेगेटिव तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हमको क्या होगा, वी आर गेटिंग एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड इन बिटवीन दीस टू गैप विद हाई वोल्टेज, काफी हाई वोल्टेज। नाउ व्हाट ही डिड, he just by some source एक इलेक्ट्रिकल चार्ज को यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया, से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, से इलेक्ट्रॉन और एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब वो पॉजिटिव या जो भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वहां पर भी इंट्रोड्यूस किया, क्या हो गया, इट गॉट ट्रैप्ड बिटवीन दीस टू इलेक्ट्रिकल फील्ड्स। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो रही है, बार-बार चेंज हो रही है। तो जितने देर में यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है उतने देर में पोलैरिटी चेंज हो जा रही है, वो फिर नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो any electron which is trapped between these two spheres, it gets trapped and starts oscillating, vibrating very fast between these two spheres. What does a accelerated charge particle produce? An accelerated charge particle produces क्या बोलते हैं हमारा EM waves। अब EM waves को तो हम देख नहीं पाए, so for same thing, अब इसके बीच का जो गैप है देख लो, ये जो गैप है, this gap is, अगर हम ऐसे करके रखते हैं, देखो ये हमारा ट्रांसमीटर सर्किट है सपोज दिस है, तो ये गैप कैसा है, हम बोल सकते हैं बोर्ड के पैरेलल है, बोर्ड के पैरेलल है। अब इसके बाद आते हैं इसी एक्सिस को आगे बताते हैं। तो डिटेक्ट करने के लिए क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुए हैं या नहीं किए, कि मेड ए डिटेक्टर सर्किट। डिटेक्टर सर्किट में कुछ डिफरेंट नहीं था, सेम मेटालिक स्फीयर्स थे जिनको क्या किया, एक तरफ से उठा करके दूसरी तरफ वापस जोड़ दिया, ठीक है। मींस S1 डैश एंड S2 डैश आर कनेक्टेड टू ईच अदर बट विद द सेम अमाउंट ऑफ गैप इन बिटवीन, ठीक है। और वो गैप भी क्या है, सिर्फ फिर से अभी यहां पर पैरेलल, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, EM वेव्स। वो EM वेव्स आगे गए, ट्रैवल किए और ये डिटेक्टर सर्किट में अगर पकड़ लिए तो वहां पर स्पार्क प्रोड्यूस होने शुरू हो गए। सो दिस डिनोटेड दैट देयर इज सम ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो बेसिकली यही कांसेप्ट उसका भी है, किसका, जो हम वो पढ़ते हैं डायनामो पढ़ते हैं, जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसमिट करते हैं कुछ दूरी तक के लिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। अब ये तो बहुत पास में है और थोड़ा अमाउंट के लिए कर रहे हैं, डायनामो इज बेसिकली एडवांस फॉर्म ऑफ इट, ठीक है। वहां पर भी EM वेव्स मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वायरलेसली ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पर भी डिटेक्टर हो रहा है, स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये मेथड था प्रोडक्शन फॉर क्या बोल सकते हैं, EM वेव्स एंड डिटेक्शन। तो ये पार्ट हो गया हमारा ट्रांसमीटर, अदर पार्ट हो गया डिटेक्टर। दिस वाज ऑल अबाउट अरेंजमेंट ऑफ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ बहुत सारे आउटकम्स आए थे, मैं उसके मेन पॉइंट्स आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, वन बाय वन। ये क्या-क्या मेन पॉइंट्स उसने ऑब्जर्व किए और उस हिसाब से which all got matched to the properties of electromagnetic waves, ठीक है। इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक मतलब उसके पास रे नेचर और वेव नेचर दोनों है। वेव नेचर है ये प्रूफ करना जरूरी है, ठीक है। तो वेव नेचर प्रूफ करने के लिए क्या है, लाइट की जो प्रॉपर्टीज है वही अगर इसके साथ मैच हो गई तो हमको समझ आ जाएगा कि ये EM वेव है, इसमें वेव नेचर है। क्या-क्या, पहले रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो हुए ही हुए, बट देयर वर सम फिनोमेनन्स व्हिच आल्सो मैच विद द वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल, जैसे कि हम लोग आगे वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन आप नहीं समझोगे तो पोलराइड ग्लास होते हैं जो लाइट को कम मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ लाइट को पार्ट को और फिर बाकी देते हैं ताकि हमारे आंख में ग्लेयर कम पड़े, वो पोलराइड्स होते हैं। तो पोलराइजेशन भी शो किया इसमें, ठीक है। इसके अलावा अब देखो EM वेव ट्रांसवर्स नेचर से ट्रैवल करते हैं। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब देखो प्रोपगेशन ऐसा है और इसके जो कंपोनेंट व्हाट इज अ ट्रांसवर्स वेव, व्हेन द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दोस टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड व्हाट, ट्रांसवर्स वेव। और अगर पैरेलल होता है मतलब जो पार्टिकल इसमें वाइब्रेट होता है, अगर वेव ऐसा जा रहा है और मेरे जो उसके कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं, अब साउंड में क्या होता तो एयर के पार्टिकल्स होते थे जो वाइब्रेट करते थे, बट जब हम किसकी बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, तो लाइट में कोई पार्टिकल्स नहीं करते, बट इनके पास खुद के पास क्या था, हम EM वेव्स पे देख रहे थे, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स थे जो वाइब्रेट कर रहे थे। अब इनकी वाइब्रेशन अगर प्रोपगेशन के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होगी तब ये क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स वेव कहलाएगा। तो उसने कैसे ऑब्जर्व किया, ये सब दिया हुआ है, कैसे ऑब्जर्व किया, ये जो ट्रांसमीटर है इसका गैप देखो अभी ऐसा है, पैरेलल टू द बोर्ड। तो जब ये डिटेक्टर के गैप को भी उसने पैरेलल टू द गैप ऑफ ट्रांसमीटर रखा, तब स्पार्क्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे मैक्सिमम थे। फिर ये डिटेक्टर को अभी ऐसा रखा हुआ डिटेक्टर मोड़ करके ऐसा कर दिया, तो इसका गैप कैसा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया इसके विद द ट्रांसमीटर गैप, तब स्पार्क्स एकदम जीरो बंद हो गया। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि ये ट्रांसमीटर और डिटेक्टर के सर्किट में पैरेलल होने से प्रूफ हुआ कि ये ट्रांसवर्स नेचर का है, क्योंकि प्रोपगेशन तो ऐसा हो रहा है और वाइब्रेशन कैसा हो रहा है इस टाइम पर, ठीक है। तो ऐसे ही करके सम ऑब्जर्वेशंस मेड हिम रियलाइज दैट दीस वर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो हाउ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे हमने प्रोड्यूस किया, ठीक है। इसके अलावा क्या किया,
वेव नेचर एक प्रोड्यूस किया, बताया उसने, ठीक है, वेव नेचर का होता है करके। नेक्स्ट ही शोड दैट हाँ इसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, ये भी प्रूव किया बाय सम और द अदर ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। पोलराइज्ड आपको बताया था कि पोलराइज्ड के थ्रू, मतलब पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है, देखो we'll understand polarization in detail in wave optics। पोलराइजेशन का मतलब होता है, देखो अभी लाइट में हमने देखा कि कुछ पार्टिकल्स मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे वाइब्रेट कर रहा है, कैसे है ना, ऐसे कर रही है। अभी ये इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे वाइब्रेट कर रही है, ऐसे परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, तो उसको मैं ऐसे करके शो कर देता हूं, ठीक है। तो इसमें से अगर एक वेव पार्ट को, अब ये कैसा होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, ये सभी डायरेक्शन में होता है। मतलब ऐसे आप इमेजिन करो एक वेव फ्रंट, समझेंगे हम बाद में कि एक सर्कल है, तो अगर लाइट आपकी तरफ आ रही है तो इसका वेव फ्रंट ना पूरे 360 डिग्री में वाइब्रेट हो रहा है सब जगह, और वो भी उसके साथ में ऐसे बढ़ रहा है। तो इसमें से अगर मैं कुछ पार्ट्स को अब्सॉर्ब कर लूं, वो पोलराइजेशन कहलाता है, ठीक है। पोलराइज करने का मतलब कुछ पार्ट्स को अब्सॉर्ब कर लेना। ये जो पूरा आपका एक पूरा वेव फ्रंट आपके पास आ रहा है, इसमें से कुछ पार्ट को कम कर लेना, रोक देना, और कुछ को अलाउ कर देना, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। तो ये कौन दिखा पाएगा, रे दिखा पाएगा क्या, नहीं दिखा पाएगा, वेव ही दिखाएगा। तो वेव नेचर प्रूफ किया उसने पोलराइजेशन को प्रूफ करने से, ठीक। ओके, दिस इज ऑल अबाउट हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। ये था, इसका डायग्राम है, कंस्ट्रक्शन आपको पार्ट समझ में आ गए। तो क्या क्या होता है जब भी हमको अगर एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने आता है, तो क्या क्या आता है भाई, थ्योरी, इसका काम, मतलब इसका आउटपुट क्या था, फाइंडिंग्स क्या थे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में डायग्राम और उसके पार्ट्स आएंगे, और फिर उसके बाद थ्योरी आएगा, वर्किंग, और आउटपुट लास्ट में, ठीक है। तो दिस इज हाउ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट होता है कि राइट डाउन द एक्सपेरिमेंट टू प्रोडक्शन एंड फॉर द प्रोडक्शन एंड डिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप सीधा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट बता सकते हो, ठीक है।